की करे आरती। शारदे माँ के मंदिर में मिल के हम आज माँ शारदे की करे आरती। ऐसा आशीष दो शारदे माँ में, ऐसा आशीष दो शारदे माँ में। सत्य पथ पर चले और चलते एक ही समता पथ, एक ही समता पथ। आज सुर से मिले सुन करे आरती। शारदे माँ के मंदिर तो शारदे माँ में, ऐसा संगीत दो शारदे माँ में। आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत। कंप्यूटर ऑन कर देना। सभी को नमस्कार। लंच के बाद थोड़ी सुस्ती रहती है और भाषण सुनते वक्त तो कईयों को नींद भी आ जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप को निद्रा देवी बिल्कुल भी परेशान न करे। और चूँकि पैनी नज़र हमारे कर्नल साहब की आप पर है ही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई झपकी भी मार पाएंगे। परम आदरणीय कुलपति आदरणीय सारंग देव साहब, हम सबके प्रणेता और जिन्होंने बहुत गहरी बात कही। आज राजस्थानी भाषा को भाषा की मान्यता नहीं है और नई शिक्षा नीति में हम उस भाषा की बात करते हैं। ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय सरोज जी गर्ग प्रिंसिपल, रचना जी राठौड़ और बलिदान जी जैन, सुनीता जी बूढ़िया, डॉक्टर अमीर राठौड़। मैं आपको बहुत कम शब्दों में बहुत तेज़ी से कुछ ले जाऊंगा ताकि आपको कुछ नई शिक्षा नीति से पहले हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या हुआ करती थी उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कहने को तो हम बोल देते कि आश्रम पद्धति हुआ करती थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में राम और कृष्ण को भी अगर उठाकर देखें तो उनको भी आश्रमों में जाना पड़ा था और वहां पर आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके आचरण को जो स्वीकार करता है। आचार्य का मतलब ये एक ऐसा गुरु जिसके आचरण के अनुरूप हम उसके आचरण को देखकर हम अपने जीवन में व्यवहार परिवर्तन कर सके, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य का मतलब कोई डिग्री नहीं है, आचार्य का मतलब जिसका आचरण श्रेष्ठ है, इसलिए वो आचार्य कहलाता है। तो राम और कृष्ण ने भी जब आश्रमों में रहकर और शिक्षा प्राप्त की तो इतिहास के उन पन्नों को हमको भारत के इस नई शिक्षा पद्धति के साथ जोड़कर अब देखा जा रहा है। मैं आदरणीय बड़े मान के साथ मैं कल्याण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि ये जो नई शिक्षा नीति है, एनईपी जो है, अगर इसके मूल तत्व को अगर व्यक्ति शिक्षक समझ लेगा तो मैं समझता हूं कि जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो परिवर्तन आएगा। लेकिन आवश्यकता वही बात है कि कागजों में तो बहुत श्रेष्ठ बन गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कितने स्ट्रांगली उस बात को कर पाते हैं। तो हमारे जो आत्म तत्व के 3 विकास जो सोपान हुआ करते थे, गुरुकुल होते थे,
परिषद हुआ करती थी, जहाँ विशेषज्ञ हुआ करते थे, एक तपस्थली हुआ करती थी। आजकल उसको हम स्कूल, कॉलेज और उसके बाद रिटायरमेंट में, मतलब हम कह सकते हैं वानप्रस्थ, हम जब ज्ञान ऐसा ही बांटना शुरू कर देते हैं। तो ये एक 3 आश्रम हुआ करते थे और अनादिकाल से हमारे जो आचार्य थे उनको कुलपति कहा जाता था, जैसे आदरणीय सारंगदेव साहब हैं। तो ये उसी गुरुकुल का एक दूसरा आधुनिक स्वरूप कहा जा सकता है। हमारे इतिहास में राजा दिलीप, भारद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य, ऐसे अनेक ऋषियों के हम इतिहास में उन पन्नों को जब टटोलते हैं तो हमारी ऐसी कई घटनाएं हमारे साथ में आती है। भारतीय शिक्षा पद्धति में जहाँ गौतम बुद्ध जैसे, महावीर जैसे व्यक्तियों को भी अगर हम देखें तो उनका भी इस भारतीय मनीषा को विकसित करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरुकुलों की स्थापना कहाँ होती थी? कुछ लोगों को लगता था कि गुरुकुल का मतलब है जंगल में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुकुलों की स्थापना बिल्कुल नगर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती थी और वहाँ पर वो सारी व्यवस्थाओं को राज्य की ओर से भी उनको बढ़ावा मिलता था और जो लोग अपने बच्चों को भेजते थे वो अपनी दृष्टि से उसमें सहयोग करते थे। इस प्रकार वहाँ पर उन गुरुकुलों की स्थापना के जो क्षेत्र थे, वनों में जाकर तप जरूर होता था। कुछ आश्रम शहर से दूर भी हुआ करते थे, लेकिन सामान्यतः वो हमारे शहरों के आसपास हुआ करते थे। नगरी गुरुकुलों में सामंतों, राजाओं द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था। उनमें जैसे तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र, मिथिला, धारा, तंजौर, कान्यकुब्ज, ये सारे वो स्थान है जहाँ पर नगरों के बिल्कुल पास गुरुकुलों की स्थापना हुई। आगे चलकर जो राजा विद्वानों को आमंत्रित करके और भूमि दान देकर उनकी जीविका निश्चित करके उनको बसा लेते थे, उनको अग्रहार कहते थे गांवों को, और अग्रचर कहते थे उनको जिनको वो आमंत्रित करते थे। ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, भारतीय शिक्षा प्रणाली, ये उसके बारे में मैं आपके बीच रख रहा हूँ। मंदिर भी हुआ करते थे। जितने हमारा, जो आपको पता होना चाहिए, हमारा जितना ज्ञान है, ये जितने भी शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, ये सारे मंदिरों की देन है। वो बाद में जाकर वो जो देव कन्याएं बनी, वो सब बनी। ये नटराज जो स्वरूप नजर आता है, ये नृत्य कला मंदिरों की देन है। शास्त्रीय गायन मंदिरों की देन है। ये सारी शिक्षा जो है, ये सारा ज्ञान मंदिरों से विकसित हुआ और बाद में कालांतर में मुगलों के असर से हमारे मंदिरों से ये विलुप्त होकर, और उसमें जो हमारे मठाधीश हुआ करते थे वो पथभ्रष्ट हो गए और उनका सत्यानाश कर दिया मुगलों के आने के बाद से। हमारी ये जो शिक्षा पद्धति जो थी वो किस तरह पथभ्रष्ट हुई, कैसे उसको नष्ट करने की एक षड्यंत्र जो रचा गया, उसमें मुगलों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया या सबसे खराब काम किसी ने किया, वो अंग्रेजों ने किया। मैं उस पर आता हूँ। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण की बात होगी। अरे नारियों की सशक्तिकरण की बात इसलिए अब कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे समय में तो हमारे वेदों में उल्लेख है इस बात का कि कुमारियों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती थी, अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी, सहशिक्षा को भी बुरा नहीं माना जाता था। ये हमारे शास्त्रों में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा वैदिक ज्ञान कह रहा है। यज्ञोपवीत धारण करने, वेद अध्ययन करने और प्रातः होम करने का काम भी वो स्त्रियां किया करती थी। और 15 से 16 वर्ष की उम्र तक, जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता, वे सभी इन अध्ययनों में, वेदों में, संगीत में, सभी में सम्मिलित हुआ करती थी। उत्तर रामचरित में वाल्मीकि आश्रम में आत्रेय अध्ययन कर रही है, इसका एक उल्लेख मिलता है यदि आप रामचरित मानस पढ़ते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि समय की भी सीमा है। हमारे प्राचीन भारत में गुरु के प्रति निरीक्षण में रहकर विद्यार्जन श्रेष्ठ माना जाता था, तो इसलिए वहाँ पर भिक्षावृत्ति, देखिए भीख मांगना और भिक्षा में बड़ा अंतर है। भिक्षा का मतलब ये कि व्यक्ति, कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि अरे यार ये भीख मांगने वाला है। जो साधु आता है वो भीख मांगने नहीं आता, वो भिक्षा लेने आया। भिक्षा का मतलब ये है कि वो जब दोनों हाथों से आपके सामने भिक्षा के लिए हाथ फैला रहा था, उसका मतलब ये कि
कि वो समाज में याचक बनकर अपने अहंकार को जब नीचे गिरा देता है और याचक बनकर जब जाता है, जब उसके बाल मुंडे हुए हैं, वो बटुक बनकर और याचक बनकर किसी के घर पर जब याचना करने के लिए जाता है, तो उसके अंदर का जो एक अहंकार, जो अहम है, वो स्वतः समाप्त हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे जो प्रसाद स्वरूप मिलेगा मैं उसे ग्रहण करूंगा। और जो देने वाला है वो जब उस बटुक को दे रहा है तो उसके अंदर देने के प्रति ये भाव नहीं कि मैं दे रहा हूं, वो जब दे रहा है तो उसके अंदर ये कि मेरे पापों का क्षय करने के लिए ये बटुक मेरे द्वार पर आया है, मैं भाग्यशाली हूं कि आज मैं इसको भोजन करा रहा हूं, ये भाव हुआ करता था। इसलिए भिक्षावृत्ति और भीख में बड़ा अंतर है। वो हमने समझने की कोशिश नहीं की, हम अब दुत्कार मार देते हैं। हमारे यहाँ कौन ईश्वर के रूप में आकर मांग कर खाना खा के हमारे पापों को हरण करके ले जाए, पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारी संस्कृति के उन तत्वों को भुला दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी माँ ये सब बातें बताती थी। आजकल कौन सी माँ बताती, उसको पता ही नहीं, माँ को खुद को नहीं पता, वो क्या बताएगी। तो इसलिए दुर्भाग्य है कि हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को फिर से बच्चों को बताने की जरूरत है। और मैं आदरणीय कल्याण सिंह जी को बताना चाहता हूँ, मैं जिस संस्थान में निदेशक हूँ, मेरी यहाँ प्रत्येक बुधवार संस्कार ध्यान सभा होती है। बच्चों को मैं खुद बताता हूँ, मेरा अपना समय निकालकर पूजा पाठ खत्म करके उस दिन बुधवार के दिन में जाकर खुद उनको जाकर मैं बताता हूँ और ये कहता हूँ कि ये हमारी परंपरा श्रुति परंपरा है। रामचरितमानस को चौपाई में क्यों लिखा गया है, क्यों ग्रंथ ऐसा क्यों नहीं लिखा गया कि एक गद्य बना देते हैं, उसको कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पद्य में क्यों लिखा गया, गायन की परंपरा है। रामचरितमानस को गाया जाता है और जब गाया जाता है तो उसको सुना जाता है और सुना जाता है तो वो कविता हमको याद हो जाती है। इसलिए हमारी जो भारतीय परंपरा है वो श्रुति परंपरा है, सुनकर ज्ञान अर्जित करने की। इसलिए हमारी जो संस्कृत भाषा है वो फोनेटिक बेस्ड है। उसमें कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है, कहाँ अनुस्वार है, कहाँ पर आपको स्ट्रेस देना है। ओम त्रयंबकम यजामहे, अगर आपने उस पर स्ट्रेस नहीं दिया तो आपका त्रयंबकम यजामहे आपने यूं ऐसा गलत बोला, उस मंत्र का असर ही नहीं होगा। इसलिए आजकल मंत्रों का असर नहीं होता क्योंकि हम अशुद्ध बोलते हैं, शुद्ध बोलते ही नहीं है। मंत्र को जब शुद्ध बोला जाएगा, हमारे मंत्रों में ऐसा दम था कि वो मंत्र बोला जाता था और वो एक चिड़िया नीचे आके गिर जाती थी। उसने कहा ये आपने चिड़िया को मार दिया। फिर उसने दूसरा मंत्र बोला और चिड़िया फड़फड़ा कर जागृत होकर वापस बैठ गई। कि ये हमारा ध्वनि का सिद्धांत है, फोनेटिक बेस्ड हमारी साइंस है जो संस्कृत से जुड़ी हुई। दुनिया की अगर श्रेष्ठ भाषा कोई है तो संस्कृत है। वो गर्व से हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते, अंग्रेजी बोलना सिखाते। अभी मैं बात कर रहा था मैडम से, एयरलाइंस में जब जाते हैं तो वो हम उस एयर होस्टेस से अंग्रेजी में बतियाते हैं, हमको शर्म आती है हिंदी में बोलते हुए। अरे क्यों भाई, तू हिंदी में बोल सकता है, वो हिंदी समझ सकती है, तो हिंदी में काहे को नहीं बोलता। लेकिन अड़ोस पड़ोस के हमारे पैसेंजर पर इंप्रेशन डालना है कि मुझे भी अंग्रेजी आती है। ये भाव जो हमारे भारतीय मानसिकता गुलामी की है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। और हमारे संस्कृति के विकास में जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब के भी पीछे के एनालिसिस बच्चों को हम नहीं बताते। क्या नहीं बताते, हम सोचते हैं ये जातिगत व्यवस्था है। ये जातिगत व्यवस्था नहीं है, कर्मगत थी, कर्म के आधार पे थी। जो व्यक्ति केवल काम पर रुक गया वो शूद्र हो गया, हाँ? जो अर्थ पर आ गया वो वैश्य हो गया। लेकिन जिसने धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, अपने पैसे से उस धर्म की रक्षा के लिए कुछ खर्च करने के लिए आगे बढ़ा, तो वो क्षत्रिय बन गया। और जब वह उस ज्ञान के बाद अपने ज्ञान को स्वयं को जानने की कोशिश करने लगा तो वो ब्राह्मण हो गया। और इसलिए ये 4 पुरुषार्थ 4 कर्मों से जुड़े हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कितने घरों में बताते हैं, कौन से स्कूल वाले पढ़ाते हैं। आज तो गीता पढ़ाने के लिए मेरे स्कूल में डंके की चोट पर 57 साल से श्री राम जय राम बोला जाता है, ताली बजाने की बजाय। और वो बच्चे जो मुसलमान हैं, वो बच्चे जो सिख हैं, वो बच्चे जो बौरे हैं, वो भी बोलते हैं। हमने इसलिए उनको सिखाया कि हम ये कहते हैं कि राम भगवान के रूप में मत मानो, मर्यादा पुरुषोत्तम, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, जिसके गुण
तुम्हें ग्रहण करने चाहिए, ऐसा कोई व्यक्तित्व हो सकता है तो वो राम का चरित्र हो सकता है। इसलिए हम बच्चों को वो बात सिखाते हैं। आज यज्ञोपवीत की बात सूख गए, षोडश संस्कार छूट गए हमारे बच्चे। अभी मैं एक यज्ञोपवीत में गया, मुझे बहुत दुख हुआ, ब्राह्मण कुल का, और यज्ञोपवीत संस्कार किया, बहुत सारे लोग उसमें आए, लेकिन उसने उसके बाल नहीं कटे। मैंने कहा ये क्या हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार है, ये इसके टाट क्यों नहीं करवाई तेने, हाँ इसमें स्वास्तिक का मना हुआ है। तो बोला ये बच्चा सर माना ही नहीं, बाल नहीं कटा है। हमने बच्चों को संस्कार ही गलत दिए। तुम पढ़ाने ही वहाँ चाहते हो, पड़ोसी का बच्चा फला कॉन्वेंट में पढ़ता है तो मेरा भी वही पढ़ेगा, तो उसके बाद हाँ जिन किताबों को पढ़कर बच्चे अपने माँ बाप को खपती समझते हैं, हम उन किताबों को जब्ती समझते हैं। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की। आपने ठीक कहा कि जो माँ हमारी पढ़ी लिखी नहीं मगर गुणी थी। मेरी माँ भी 5वीं तक ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो गुणवान इतनी थी, ज्ञानवान इतनी थी कि उसको जीवन के सब संदर्भों का पता था, और उन संदर्भों को कई बार हम नहीं समझ पाते तो उनके चरणों में बैठकर हम उनसे सीख जाते थे। ये बात आज के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। मैं फिर कभी मैडम मुझे बुलाएगी तो मैं आपके बीच में बहुत, चूँकि लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन है और मैंने मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे टीचर्स के बीच में तो इसको रखा है। अब व्यवस्थाएं बदली कैसे हैं हमारी, ये व्यवस्थाएं तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वाराणसी, ये सारे केंद्र थे। हुआ क्या, ये अब हम बोलते हैं कि हमारे पास तो खाली संस्कृत के श्लोक थे। अरे भाई मूर्खों, उन संस्कृत के श्लोकों में आप उठाइए, वेदों को उठाइए। हमारे वेदों में आज भी विमान कैसे बनाना है उसके श्लोक हैं, उपलब्ध हैं। आप पढ़िए तो सही। कितनी विद्याएं थी, ये पढ़ लीजिए। ये मैं कोई मेरी मर्जी से नकल मार के नहीं लाया हूँ। ये सारी की सारी विद्याएं जो हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। प्रकाश विद्या, तार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नेय अस्त्र विद्या, जीव जंतु विज्ञान, रत्न विद्या, भूगोल, काल विद्या, यान यंत्रकार, यंत्र यज्ञ विद्या, रत्नकार, स्वर्णकार, वस्त्रकार, कुंभकार, हाँ लोहकार, गौशाला प्रबंधक, वनपालन, पाक विद्या, ये 50 से अधिक विद्याएं हमारे आश्रमों में पढ़ाई जाती थी। ये डिटेल में आपको शेयर कर दूंगा, आप रखिए। ये मेरी रिसर्च है, ये सब मेरी मेहनत की हुई है, ये कोई कहीं से कट पेस्ट नहीं करता हूँ मैं, मेरे अपने डेवलप किए हुए सारे काम। मैं आपको प्राचीन गुरुकुलों की समस्या ये हुई, सारंग देवस साहब एक किताब है विल डुरांट, मैंने आपको पिछली बार भी सजेस्ट की थी कि विलियम डुरांट जो एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन था अमेरिका से, उसको स्टडी करने भेजा गया कि आप जाइए और देखिए हमने भारत का नक्शा बदल दिया है। नक्शा कैसे बदल दिया तुमने कि हम अंग्रेजों ने जाकर हमने पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, आप जाकर देखिए। तो वो आया या उसने देखा कि क्या स्थिति है यहाँ के, हमारे देश की कैसे गुरुकुल बने हुए हैं। तो आप सोचिए कि हर एक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था, यानी टोटल हमारे जो गुरुकुल थे, मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया है, वो करीब 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे 1850 में। आप सोच सकते हैं 7,32,000 गुरुकुल, और इतने ही गांव थे करीब, यानी 7,50,000, यानी औसत हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। लेकिन इन सब ने मिलकर, अंग्रेजों ने आकर सबसे पहला एक काम ये किया कि इस देश की अर्थतंत्र को, इस देश की संस्कृति को अगर समाप्त करना है तो इसके लिए शिक्षा तंत्र को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करना पड़ेगा। उन्होंने गुरुकुलों को सबसे पहले नष्ट किया और उसको गैर कानूनी करार दिया। संस्कृत भाषा बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले काले अंग्रेज पैदा करने का काम, जिसे हम मैकाले की शिक्षा पद्धति कहते हैं, वो शुरू हुई। इस देश में बहुत दुर्भाग्य कि हमने उस शिक्षा पद्धति को सीखकर अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी हम अंग्रेजी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस शिक्षा पद्धति की, जो गुरुकुल पद्धति की जो श्रेष्ठताएं थी, उनको वापस समझाने की आवश्यकता है। मैं आपको एक नई शिक्षा नीति पर जो बहुत संक्षेप में है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नई शिक्षा नीति। गुरुकुल के लिए तो मैंने बहुत सारा प्रेजेंटेशन बना रखा है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में आपको बीच रखा है। अब इसको आप पढ़िए। ये मैं
आदरणीय कल्याण सिंह जी साहब को भी बताना चाहता हूं कि आपने जो बात बोली उसको मैंने प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन में तैयार की। ऑन पेपर वी आर वेरी स्ट्रांग, बट ऑन ग्राउंड वी हैव टू वेट एंड वॉच definitely whether it will be implemented in a proper manner or not. If the teachers are not ready, we are not future ready, we are very dogmatic, we are unable to accept the challenges, whatever the new things are coming, we are not ready to accept, even the parents are not ready to accept. If we say that it should be the mother tongue, they are not ready, the parents are not ready. Why should we send our children that they are studying in a mother tongue? We want that he or she must speak English इन बेटर मैनर। हमारे घर में अतिथि आएगा तो वो पोएम भी अंग्रेजी में बोलेगा तो वो बहुत खुश होगा। बेटा टिंकल टिंकल सुनाओ, तो उसके कभी यूं बोलोगे कि रामायण की चौपाई सुनाओ, तो कोई भी नहीं बोलेगा। और मेरे को तो बहुत शर्म आती है, ये दादी ने पता नहीं इसको क्या सीखा था, ये जय श्री कृष्ण बोलता है। अरे वाह यार, इस देश में तेरी दादी ने इसको जय श्री कृष्ण बोलना सिखाया, तेरे को शर्म आ रही है? अरे शर्म तो मुझे तेरे पे आ रही है जो तू इसको टिंकल टिंकल बोल के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अरे तुम कम पढ़े लिखे नासपीटे लोग जो देश की संस्कृति को बर्बाद करने में तुम जैसे ही कायरों और मक्कारों ने इस देश को बर्बाद किया है। अरे शान से कहो ना, अगर राम जी का नाम लेने में तुमको शर्म आती तो बाहर का रास्ता देखो, समय बदल गया। अब कॉलेजेस में राम का नाम अगर कोई लेक्चरर रोक दे तो उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं। समय बदल रहा है, अब लोग राम का नाम ले रहे हैं, गर्व के साथ ले रहे हैं। हाँ, हम गर्व से कहो श्री राम जय जय राम। तो नई शिक्षा नीति उस बात की पैरवी करती है। इट इज नॉट अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट इज ऑल अबाउट द व्हाई दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज। ये फिलोसॉफी में मेरे प्रेजेंटेशन में है, ये मेरी मेहनत है सारंग देवत साहब। मैं इसको पूरी आपके लिए मैं कल 7 घंटे बैठ के इसको तैयार करके लाया हूँ। देखिए कि नेशनल वैल्यूज, भारतीय मूल्य और भारतीय उद्देश्य, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। लिखिए इसको, कौन कौन से भारतीय मूल्य हमारे जितने वो, और उन नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए भारतीय मूल्यों का, यानी हमारी जड़ें हैं, हमारे जो जड़ें हैं वो हमारी नीचे होगी तो हमारा पेड़ हरा भरा और मजबूत होगा। और वो जड़ें किसकी होगी? भारतीय मूल्यों की। वर्तमान में हम समायोजित कर सके इन चीजों को और भविष्य के लिए तैयार रहे हम। हाँ, अर्थकारी विद्या हो गई, जैसा आपने बोला अब तक यही होता रहा 75 साल से। अर्थकारी विद्या, पैसे कैसे अर्जित करने हैं, मैं आईएएस हो जाऊं तो मैं कैसे चोरियां कर सकूं। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ज्यादा चोर है। ये दुख है इस बात का, जो ज्यादा पढ़ लिख गया, जो बड़ी पोस्ट पे गया, वो ज्यादा चोर हो गया। वो कौन सी एजुकेशन है? एजुकेशन तो कहती है, पंडित जनार्दन राय नागर कहा करते, सा विद्याया विमुक्त है। जो विद्या हमको मुक्त कर सके, लेकिन क्या हमको मुक्त कर रही है? बांध रही है। किससे बांध रही? स्वार्थ से बांध रही है। मैं और मेरे पैसे से बांध रही है। मैं कर लूं, मेरा मकान हो जाए, मेरी कार हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए। इसलिए एक मंत्री के पीए के पास 28 करोड़ रुपए नकद मिलते हैं। ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का नमूना है, अभी कल की बात है। हाँ, सो the critical thinking we have to develop of the students through what? Through innovation. innovation कहां से आएगा? क्लासरूम से बाहर ले जाना पड़ेगा हमको, उसको दर्शन को प्रिपेयर करना पड़ेगा मेंटली, हमको विवेक देना पड़ेगा। बेटा ये नहीं कहना पड़ेगा ये गलत है ये सही है। आप अपने बच्चे को ये नहीं कहते, एक उम्र के बाद 16 साल 18 साल की लड़की के बाद आपको कहना नहीं पड़ता बेटा ये मत कर वो मत कर, वो वही करेगी जो उसको करना है। आपने उसको क्या दिया? विवेक दिया, उसको बुद्धि दी। बेटा तेरे लिए ये सही है ये गलत है, तेरे को ये समझ में आनी चाहिए। माँ देती है वो, तेरे को कितने लड़कों से दूरी बना के रखनी, किसके साथ रात को घूमना है नहीं घूमना है, 6-7 बजे तेरे को घर आना है नहीं आना है, विवेक दिया आपने। तो वो जो शिक्षा है वो भारत के परिवारों से चलकर और आगे तक चली। हमने उसको खत्म करने की कोशिश की, उसकी जड़ों में तेजाब डालने की कोशिश की। What is the NAP? We have to develop the curiosity, the commitment. We have to drive the empowerment. जड़ों से जगत तक, हाँ, जड़ों से आसमां तक, चांद तक भी जाएंगे, गए हम। हाँ, जड़ों से होते हुए कहां से क्या बोला? संस्कृत का श्लोक बोला नरेंद्र मोदी ने, वहां पहले संस्कृत का श्लोक बोला और चंद्रयान ने लैंड किया तो हमने जड़ वेदों से उसको जोड़ने की कोशिश की। मनुष्य से लेकर मानवता तक और अतीत से लेकर आधुनिकता तक, यह नई शिक्षा नीति है। व्हाट टू थिंक? नहीं, व्हाट टू थिंक? नहीं,
अब क्या है, हाउ टू थिंक। ये नटशेल में नई एजुकेशन पॉलिसी है। नॉट व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है ये मत थोपिए, कैसे सोचना है ये बताइए। द लर्निंग शुड बी द इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड। 3 पॉइंट है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिए तीनों पॉइंट। इंक्वायरी, डिस्कवरी एंड एनालिसिस, ये 3 पॉइंट है जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट, फॉलो योर पैशन। हाँ, जो तुम करना चाहते हो। नई शिक्षा नीति कहती है तेरे को साइंस पढ़नी है और बांसुरी भी बजानी तो बांसुरी भी बजा, तू पेंटिंग करनी पेंटिंग भी कर। हाँ, मैंने कोविड काल में 400 पेंटिंग बना दी, मुझे बहुत संतोष है। मेरा पैशन मैंने बना दी, मैंने फिल्म बनाई, मैंने पेंटिंग भी बनाई, मैं सब काम। मेरे को भी एक पत्रकार महोदय ने मेरे लिए बड़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने वहाँ आके बोला कि कानपुर में एक कहावत है कि ठग्गू की दुकान है, कि कोई हमारा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने ऐसा कोई काम नहीं जो इन्होंने किया नहीं। तो मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट था। तो देयर शुड बी पैशन। आप पे है ही नहीं, पैशन होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं शाम को ठहाके भी लगाऊंगा, तो सैलियों की बाड़ी में जाके पागलपंथी भी करूँगा, सब लोगों को हंसाऊंगा भी, तो सब लोग आनंद लेंगे, मजे लेंगे। जीवन में लटके हुए हैं, जो जितना पढ़ा लिखा वो उतना गंभीर है। हाँ, ये PhD है और ये डिलीट है। अरे वाह भाई, ये हंस क्यों नहीं रहा, ये डिलीट है। अरे भाई, हंसने के लिए तू आराम से, मैं भी डिलीट हूँ, लेकिन मैं उस डिलीट को भूंगली करके साइड में रखा हुआ है। आराम से मजे करिए खूब। हाँ, सो फॉलो योर पैशन, री स्किल एंड अप स्किल। रोज नया सीखिए, नया उड़ान भरिए। आपने जो सीखा है वो ये मत सोचिए मैंने बहुत सीखा हुआ है। अरे मैंने आज बहुत सीखा नहीं, मैं भी कविता लिखता हूँ साहब। मैंने नोट पैड लिखा, रोज मैं स्कूल में जाता हूँ, पहला काम करता हूँ मैं एक कविता रोज लिखता हूँ। मैं अभी लाया नहीं, मैं सुना दूंगा। लेकिन वी हैव टू डेवलप आवर ओन स्किल। खुशी किस में मिलती है? खुशी को ही तो ढूंढना है, प्रसन्नता को ढूंढना है। बच्चा अगर प्रसन्नता से आपकी क्लास में आने को तैयार है, तो अगर आपने उसको वो प्रसन्नता दी, हाँ, कि उससे जोड़ने की कोशिश की, बेटा आज हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, गार्डन में चलेंगे, वहाँ थोड़ी देर खाना खाएंगे, फिर अपन वहाँ लेसन पढ़ेंगे। तरीके हैं। आप शिक्षक हैं, मन बनाने आया है, मैं आपको सूचना देने नहीं आया हूँ, मैं ज्ञान भी नहीं देने आया हूँ। महायज्ञ में एक मेरी भी आहुति है। कस्तूरी रंगन जी ने देश का विजन आपके सामने रखा है नई शिक्षा नीति के माध्यम से। मैंने बहुत तेजी से जितना बोल सकता था निपटाने की कोशिश की। वैसे ये 1 घंटे का प्रेजेंटेशन था, और मैं अगर 1 घंटा भी बोलता हूँ तो मैं लोगों को बोर नहीं करता हूँ, ये मेरा वादा। क्योंकि मैं बच्चों के बीच में 2.5 घंटे बोल सकता हूँ, तो बड़ों के बीच में तो मैं कितनी भी देर बोलूँ वो मेरी सुनना पसंद करते हैं। और शायद इसीलिए सारंग देव साहब ने मुझे बुलाया। मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई, और मुझे आदरणीय कल्याण सिंह जी से मिलकर भी प्रसन्नता हुई। सरोज मैडम का धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। ऐसे ही बुलाते रहें, हम तो ऐसे ही बोलना हमारा काम है, बकबक करना ही हमारा काम है। हम बोलते रहेंगे, जब तक वाणी है तब तक हम वाणी सेवा देते रहेंगे। आपके अंदर बैठे हुए ईश्वरी तत्व को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।